को आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आईटीआई को अभी भी इश्यू आ रहा है कि उनका डाटा कहाँ उनका एप्लीकेशन कहाँ पे पेंडिंग है। इस बारे में वो नहीं पता कर पा रहे हैं। उनको क्या-क्या करना होगा, उनका लॉगिन होते ही लॉग आउट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? इन सब चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ और साथ में इसके बारे में भी बताने वाला हूँ कि बहुत सारे आईटीआई ऐसे हैं जिनके में ट्रेड लिस्ट नहीं शो हो पा रहा है। उनका रीज़न क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उनके लिए कहाँ उनको जाना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, उस सब चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँ। पहले मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूँ कि जैसे आप आईटीआई रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है? आपने आईटीआई रजिस्ट्रेशन किया, सारा डिटेल्स भरा। डिटेल्स भरने के बाद वो जाते हैं नोडल सर के पास, जो कि आपका नोडल होते हैं, तो उनके पास वो डाटा जाता है, ठीक है? वहाँ से वो वेरीफ़ाई करते हैं कि जो भी आपने आईटीआई रजिस्टर्ड किया है, जैसे कि आपने एफ़िलिएटेड ट्रेड्स डाले हैं या जो भी आप लेटर्स डाले हैं वहाँ पे या जो डिटेल्स आपने डाटा है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर वहाँ पे उनको वेरीफ़ाई हो जाता है कि ये सारा डाटा करेक्ट है, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे रिमार्क्स डालते हैं कि सब ठीक है और वो फॉरवर्ड कर देते हैं हमारे डायरेक्टर सर को, जो कि हमारे हुआ सुपर एडमिन, ठीक है? सुपर एडमिन के पास वो सारे डिटेल्स चल जाते हैं। अब उनको रहता है कि जितने भी प्रिंसिपल हुआ या जितने भी आईटीआई है, उनका अप्रूवल देने जब आपको अप्रूवल मिलता है, तो आप क्या करते हो, आप एक मेल कर देते हो डिपार्टमेंट को, जो हमारे यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो ये मेल होता है sd.det पोर्टल, यहाँ पे आप मेल कर देते हो और ये लोग क्या करते हैं, आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड, चाहे वो आईटीआई का हो, चाहे वो आपका प्रिंसिपल का वो यहाँ से सबमिट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ तक आप क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपका क्या होता है फैकल्टी रजिस्ट्रेशन। तो फैकल्टी रजिस्ट्रेशन बेसिकली केस कैसे चलता है कि आपने फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन आईटीआई एडमिन से किया। जो आपका आईटीआई रजिस्ट्रेशन यूज़र नेम और पासवर्ड है, उससे आपने क्या किया, उससे आपने किया उनका फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आपने एक फैकल्टी बनाया जिसका नाम है माधव, ठीक है? आपने माधव बना लिया या आप जितना बनाना चाहते हो वो टोटल आपने बनाया, ठीक है? तो वो बनाने के बाद आप क्या करते हो, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं आपके प्रिंसिपल सर पे। आपका प्रिंसिपल सर उनका डिटेल्स देखता है और उसको अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव तक तो आप क्लियर रहते हैं, ठीक है? उनके बाद आपको दिक्कत कहाँ आता है कि आप लॉगिन करते ही आपका लॉग आउट हो रहा है। ठीक है, तो वो लॉगिन करने से ही लॉग आउट होने का रीज़न ये है कि अभी तक आपने उस फैकल्टी को कोई रोल नहीं दिया है। जैसे कि आपने उनको अभी तक इंस्ट्रक्टर नहीं बनाया या चीफ इंस्ट्रक्टर या एडमिशन इंचार्ज, जो भी आप बनाना चाहते हैं, वो अभी तक आपने रोल दिया नहीं है उनको। अगर आप रोल नहीं दिए हैं, तो वो कैसे किसी चीज़ पे काम करें? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप फैकल्टी लिस्ट पे जाते हैं। लिस्ट पे जाने के बाद वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिख जाता है, जो भी आप फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन किए हैं। उसके लास्ट ऑप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे आपको उनका प्लस आइकन रहता है, प्लस आइकन पे आप क्लिक करते हैं, जब आप क्लिक करते हैं, तो वो आपको दिखा देता है कि आपको ऑप्शन देता है कि आप कौन-सा रोल उनको देना चाहते हैं। वहाँ पे एक 3 टिक बॉक्स रहता है, जैसे इंस्ट्रक्टर है, उसके बगल में एक टिक बॉक्स रहता है, एडमिशन इंचार्ज है, उसके बगल में एक टिक टिक बॉक्स रहता है। तो आप क्या करते हैं, जैसे एडमिशन इंचार्ज पे सेलेक्ट किया, उसके बाद आप सेव रोल मैपिंग करते हैं। जब आप सेव रोल मैपिंग करते हो, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि आपका आप जो वो रोल है एडमिशन इंचार्ज का, वो रोल आप उस फैकल्टी को दे चुके हो। ठीक है? तो अब क्या करना है आपको, आपका एमआईएस कोड डालना है, उसके बाद एफएसी फैकल्टी एफएससी डालना है। एफएससी एफएससी डालने के बाद जो कैंडिडेट जो भी वो फैकल्टी है, उनका जो एप्लीकेशन आईडी होगा, वो आपको डाल के उसको लॉगिन करना है, ठीक है? वो आप एक बार लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने के बाद आप कहाँ जाते हो, आप वहाँ पे एक ऑप्शन देखकर है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि एडमिशन में क्या-क्या रहता है, क्या-क्या डालना रहता है और मैं आपको कुछ बायपास करने का भी तरीका बताऊँगा, ठीक है? तो उसके लिए आप बने रहिए वीडियो। और आगे चल के मैं ये भी बताने वाला हूँ कि बहुत सारे आईटीआई है जिनको ट्रेड नहीं दिखता है और ट्रेड नहीं दिखता है, उसका क्या रीज़न है, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप करते हो लॉगिन, जो कि होता है आपका आईटी। आप मान लीजिए आपका एडमिशन इंचार्ज बन गया है, आप उसका लॉगिन करते हो। लॉगिन करते हैं, मैं दिखाता हूँ आप पे। जैसे कि देख सकते हो, मैंने एडमिशन इंचार्ज, यहाँ देखिए एडमिशन इंचार्ज मैं लॉगिन कर दिया। अब बहुत सारा की सिचुएशन में क्या आता है ना, कि आप जैसे कि मान लीजिए आप इसको अब क्या करते हो, मान लो इसको बंद कर देते हो, ठीक है? अब बंद करने के बाद आप जब BT.बिहार में जाते हो, तो आपको दे देता है इश्यू, ये आपको ऐसे दे देता है व्हाइट लेवल एरर। अब ये व्हाइट लेवल एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने एक बार लॉगिन किया है, उसको लॉग आउट बिना किए ही आप बैक बंद करके, ठीक है? अब बंद कर दिया लॉग इन करने के बिना। और ये चीज़ का एक होता है सेशन टाइम।
जो कि होता है 15 मिनट का। अब मान लीजिए 15 मिनट से पहले अगर आपने बंद कर दिया और 15 मिनट से पहले ही आप वापस से कहीं से खोल रहे हो, तो वो आपको उस टाइप का एरर देता है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, अब जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा पड़ा है या यहाँ पे जो भी लिखा होगा, डीटी के बाद ये जो स्लैश है उसके बाद आप यहाँ पे लॉग आउट लिख देते हैं और इंटर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि लॉग आउट की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट? तो आपको येस कर देना है। अब एक बार येस करते ही क्या होता है, अब लॉग आउट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब वापस से आपको ट्रेनिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद वो जो आप खोले थे उसको वापस से आप लॉगिन जैसे देखिए, मैंने लॉगिन किया और एडमिशन इंचार्ज वापस से खुल गया। तो वो जो दिक्कत था वो भी आप समझ गए होंगे कि कैसे हटना है, वो इश्यू कैसे ख़त्म करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे एडमिशन एनरोल में। अब जब हम एडमिशन एनरोल में क्रिएट न्यू करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये आपको एक मॉडल आ गया जिसमें सेलेक्ट सेशन का ऑप्शन है और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन का है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करते हो 26-27, ठीक है? तो अब देखिए ये ट्रेड जो है, ये ट्रेड दिख रहा है, ठीक है? अब बहुत सारे जो आईटीआई है उनमें ये ट्रेड नहीं दिखता होगा, ठीक है? अभी यूजुअली क्या है, जिनका नहीं ट्रेड दिखता है वो लोग को सबको हट बंद कर दिया है, उनका रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है, ठीक है? तो इसीलिए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उनका रीज़न वो हो सकता है, मैं श्योर नहीं बता रहा हूँ, मैं हो सकता है कि उसका रीज़न भी हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करना है मैं आगे बता दूँगा आपको। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2026-27 में यहाँ पे ये 4 ट्रेड है जिनमें शिफ्ट दिया गया है, यूनिट दिया है गया, टोटल कैपेसिटी इसमें 24 है, मतलब ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड में सिर्फ़ 24 बचेगा, एडमिशन हो सकता है। इसी हिसाब से ये आगे ये इसलिए इसलिए दिया है, ताकि अगर ये मान लीजिए जैसे वेल्डर हुआ, ठीक है? वेल्डर में कितना ट्रेड दिया है 20, ये इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए आपके आईटीआई में 20 आपने वेल्डर का भर दिया, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अवेलेबल में दिखा देगा कि टोटल भर गया है, आप नहीं कुछ कर सकते। ये आगे का चीज़ को रोकने के लिए दिया। अब जब आप ये चीज़ अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे 20 ये हर टोटल कैपेसिटी तो रहेगा, अवेलेबल 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अप्रूव 20। अगर मान लीजिए 19 पे आपने कर दिया है तो 19 पे आप सेंड बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार 20 होने के बाद वो अप्रूव हो जाए तो उसको आप नहीं रोक सकते, और प्रिंसिपल सर एक बार अप्रूव कर दिया तो उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। वो चीज़ सीधा चल जाएगा नोडल सर के पास फाइनल अप्रूवल उसके वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है? वहाँ से होने के बाद वो जो भी प्रोसेस रहता है वो आपको पता ही होगा। अगर दिक्कत आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में गाइडेंस आपको दे दूँगा, ठीक है? तो ये हिसाब से चलता है। अब जैसे 26-27 में यहाँ देख रहे हैं 4 ट्रेड है और 26-28 में यहाँ पे देखिए इतने सारे ट्रेड हैं। इतने सारे ट्रेड में हर ट्रेड में कितना टोटल सीट है ये भी अवेलेबल है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 20 है, मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रीशियन है इस पे 20 है। अब मान लो आपके पास आ जाए 21, तो आप 21 का नहीं कर सकते, आप सिर्फ़ टोटल जो आपका कैपेसिटी है, सिर्फ़ उतना ही बच्चे का एडमिशन कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते बच्चे, ठीक है? अब बहुत सारे लोग में है जिनका में ये चीज़ नहीं आ रहा है, तो एक्चुअल में इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे कुछ जो भी उसका मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन कैसे करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जाते हो रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ पे आप आ गए, अब यहाँ पे सारा फॉर्म खुल गया आपका। आपका फॉर्म खुलने के बाद आप आगे का प्रोसेस करते हैं। ये सेम चीज़ आप उनके लिए भी हो सकता है जिनका यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा हो। लेकिन उनको अगर आपका ब्लैंक दिख रहा है तो आप वहीं पे रुक जाना है, आपको एडमिशन करके अपना टाइम वेस्ट वहीं करना है। क्योंकि आप एडमिशन कर लोगे उसका कुछ होगा नहीं, आप इधर-उधर घूमते रह जाओगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उस आपका दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब आप देखिए दरअसल पोर्टल पे जो आईटीआई सीट मैट्रिक्स उपलब्ध है, ठीक है? कि हर ट्रेड में इतने बच्चे, जैसे सीट पोर्टल हुआ, सीट पोर्टल पे जो एफिलिएटेड अपडेटेड मैप्ड सीट एलोकेशंस रहता है, उसी के हिसाब से आप आईटीआई को आप उस बच्चे का एडमिशन्स करा सकते हैं। मान लीजिए आपका अगर आईटीआई मैट्रिक्स पे आपका आईटीआई नहीं है, आपका वो है वहाँ पे, ठीक है? या अपडेटेड नहीं है या मैप्ड नहीं है, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते। तो इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि आपके पास है आपके पास ये ट्रेड है, आपके सब कुछ हो गया, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना नाम भरेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम जो है ना, वहाँ पे स्टार मार्क्स है। अब ये स्टार मार्क्स एक्चुअली ये है कि जिसके में स्टार मार्क्स होगा इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी फील्ड है, ये कि आपको डालना ही पड़ेगा। बिना आप डाले इससे आगे नहीं बढ़ सकते।
ठीक है? तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मिडल नेम में या लास्ट नेम में ये सेम चीज़ नहीं है। तो आप यहाँ पे तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लो कुछ भी भर देता हूँ, मनोज भर दिया, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे मिडल नेम और लास्ट नेम डालना ज़रूरी पड़ जाए। आपका जिसमें ये स्टार मार्क है सिर्फ़ वही डालना आपके लिए ज़रूरी है, जो कि कंपल्सरी चीज़ है कि ये डालना है। बाकी आपके पास मिडल नेम है, लास्ट नेम है, आप डालिए, ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये मैंडेटरी फर्स्ट नाम डालना आपका मैंडेटरी है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे आप कुछ भी डालते हो आप डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी एक है कि 12 साल से कम ही 12 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 12 साल से कम का नहीं करवा सकते आप। ये यहाँ पे क्या दिया, मिनिमम एज शुड बी 12 इयर्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपको 12 साल अबव दिखाना पड़ेगा। जैसे ही आप 12 साल अबव दिखाते हो, जैसे ही आप 12 साल अबव दिखाते हो, यहाँ पे आपका टोटल एज आ जाएगा, ठीक है? 35 इयर्स हो, तो वो आ गया। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, आपको येस है तो येस, नो है तो नो। आप अपना पेरेंट्स का फ़ोन नंबर दे दीजिए, उनका पेरेंट्स का, बच्चे का पेरेंट फ़ोन नंबर, marital स्टेटस, ये शादीशुदा है, नहीं है, यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे। ये भी देखिए मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ये डालना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपको आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो। सेम आधार नंबर, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ओटीपी माँग रहा है, आपको बस मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी पे भी बच्चे का ईमेल आईडी डाल देना है और करेक्ट डालना है। अब अपार आईडी अभी हमारे रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी सर का अभी ऑर्डर आया है कि जो भी बच्चे स्टूडेंट बच्चे हैं, उनको अपार आईडी बनाना कंपल्सरी हो गया। अपार आईडी बनाने में कोई बड़े टाइम लगता भी नहीं है, आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। 10 से 15 मिनट में आपका अपार आईडी बन के रेडी हो जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ डिजी लॉकर पे जाना है, वहाँ पे अपार आईडी सर्च करना है, अपना आधार नंबर डालना है, उसके बेसिक पे आपका अपार आईडी बन जाता है। तो वो आपको डालना है, ये कंपल्सरी है, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चे का एडमिशन डिटेल्स डालना है, मतलब एड्रेस, जो भी बच्चे का एड्रेस हुआ, वो सारा चीज़ डालना है। अब बहुत सारे कॉलेज को ये भी दिक्कत आ रहा था कि उनका जो है सब डिवीज़न और ब्लॉक मैच नहीं हो पा रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऐसा होता है कि सब डिवीज़न कुछ और है, ब्लॉक कुछ और है, तो वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप एक मेल कर दीजिएगा, वही hd.det.portal.bihar पे एक मेल कर देंगे। वो मेल पे आपको 10 से 15 मिनट में रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बहुत सारे कॉलेज को रहता है कि मेरा मेल का रिस्पॉन्स नहीं आता है, यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारा देखा कि उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैं इन्फॉर्म भी किया, डिपार्टमेंट से मैं बात भी किया हूँ रिस्पॉन्स के बारे में। तो उनका कहना यही है कि देखिए बहुत सारे कॉलेज हैं, आप अकेले कॉलेज तो है नहीं, कॉलेज बहुत सारे हैं। अब सारे कॉलेज एक-एक करके मेल करते हैं और बहुत सारे कॉलेज ऐसा भी है जो डायरेक्ट मेल नहीं करते थे, बस छोटा-सा पार्ट लिख देते हैं कि यूज़र नेम दे दो, पासवर्ड दे दो। अब यूज़र नेम दे दो, पासवर्ड नहीं दे दो, किसका दे दो, कुछ नहीं पता है। या जैसे कि मैंने सबको पहले ही बता दिया, आपको अगर यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए तो आप एक ऑफ़िशियल मेल आईडी से आप एक लेटर लिखिए जहाँ पे प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर होना अनिवार्य है, वहाँ सिग्नेचर करके वो लेटर भी भेजिए, ताकि जो वहाँ पे है वो आपका चीज़ों को सीरियसली ले। आप अगर सीधा लिख दोगे कि मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड दो, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो जो माँग रहा है वो एक्चुअल पर्सन है या कोई भी बाहर वाला आप आके मेल कर दिया है। तो वो चीज़ भी वेरिफ़िकेशन होता है ना, तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे को लेट भी रिस्पॉन्स आता है, लेकिन बहुत सारे को चली भी जाता है। जिसका लेटर में देता है वो उसका तुरंत रिस्पॉन्स जाता है, ये चीज़ था मैंने वहाँ पे बात किया, ठीक है? आप यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भी डालना है। सेम सेव एज़ ड्राफ्ट करके आपको नेक्स्ट बढ़ना है, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे मैं बच्चे का एडमिशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक लिस्ट में बना के दिखा देता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है? जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का एडमिशन हमने कर रखा है, ठीक है? तो अब जैसे ये सारे बच्चे का एडमिशन कर रखा है तो मैं इसी में से एक का मैं आपको व्यू करा के दिखा देता हूँ, ठीक है? अब देखो, क्या है कि सारा डिटेल्स यहाँ पे भरा पड़ा है हर एक बच्चे का, वो कहाँ पे पेंडिंग है यहाँ पे देखिए। फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल बाय एडमिशन इंचार्ज, वहाँ से फिर से बैक हुआ है, सेंड बैक हुआ है एडमिशन प्रिंसिपल को, फिर फॉरवर्ड हुआ है प्रिंसिपल को, फिर प्रिंसिपल सर ने उसको फॉरवर्डेड टू नोडल बाय प्रिंसिपल, फिर फॉरवर्डेड टू हेडक्वार्टर बाय नोडल ऑफिसर। तो इस बेसिस पे चलता है। पहले एडमिशन इंचार्ज फॉर्म भरता है, वो जाता है प्रिंसिपल सर के पास, प्रिंसिपल सर के पास जाने के बाद वो क्या होता है, या तो सेंड बैक हो सकता है या फॉरवर्ड हो सकता है। अगर आपको वहाँ पे कोई प्रिंसिपल सर को लगता है कि इसमें कुछ गलती है या कुछ भी बचा पड़ा है,
तो वो वहाँ से सेंड बैक कर देते हैं, जो कि वापस एडमिशन इंचार्ज के पास आएगा। एडमिशन इंचार्ज उसको अपडेट करेगा और प्रिंसिपल को फिर से फॉरवर्ड करेगा। प्रिंसिपल उसको वेरीफाई करके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो वो नोडल को फॉरवर्ड करेंगे, और नोडल से फिर हेडक्वार्टर एडमिशन इंचार्ज जो रहेंगे, जो एडमिशन का हैंडल करते हैं, उनसे जाके वो चीज़ अप्रूव हो जाता है। उसके बाद बच्चे को कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक प्रोसेस दिखाता हूँ कि एडमिशन करना है कैसे। ये सारे बच्चे का तो अभी अप्रूव हो गया है। अब मैं ऐसा सिचुएशन दिखा हूँ जहाँ पे अब फॉरवर्ड नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो देखते रहिए। अब जैसे कि ये बच्चे का देख लीजिए, यहाँ पे सारा डिटेल्स भर चुका है इनसे। अब इसका मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई फॉर 10th क्वालिफिकेशन पोस्ट, अगर उन आपका 10th का है तो 10th सेलेक्ट कीजिए, या जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके बेसिक पे 10th 12th ग्रेजुएट उससे अबव है तो उससे अबव, उसके बेसिक पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज को डाउट हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा पड़ा है, 12th क्लास मैथ्स मार्क्स टोटल आउट ऑफ 100, 12th क्लास साइंस फिजिकल साइंस मास स्पोर्ट टोटल मार्क्स, यहाँ आउट ऑफ कितने सब्जेक्ट का मार्क्स है और मार्क्स है। तो यहाँ पे डाउट आ रहा था कि सिर्फ 2 ही फील्ड दिया गया है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखा है, 12th क्लास मैथ्स मार्क्स, तो यहाँ पे आप मैथ्स मार्क्स लिख दीजिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लो मैथ्स में मेरा आया है 94, ठीक। और बाकी सारे जो सब्जेक्ट है, मुझे मान लो 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से एक मैथ है, और बाकी सब्जेक्ट जैसे कि साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये 3 सब्जेक्ट में मेरा तीनों सब्जेक्ट का ऐड कर दूँ, तो ऐड करने के बाद कितना मान लो टोटल बनता है 98, ठीक है। उससे क्या हो गया, यहाँ टोटल दिखा दिया 181, और उसके बाद आउट ऑफ कितने सब्जेक्ट हुआ, 3 सब्जेक्ट इधर और इसका 4 सब्जेक्ट, तो टोटल 4 सब्जेक्ट, तो 400 हो गया। और उस हिसाब से हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो ये भी आप डाल सकते हैं। ऐसे डालना ज़रूरी नहीं है, ये आपका बेसिक में है, लेकिन 2 सब्जेक्ट है तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट तरीका वही चीज़ करना आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो गया एकेडमिक सेशन सेलेक्ट करेंगे, जो भी एकेडमिक सेशन रहेगा वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एनसीवीटी कोड सेलेक्ट, एनसीवीटी कौन सा ट्रेड के अंडर है, तो एनसीवीटी के अंदर है। आप यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा शिफ्ट है, कौन सा यूनिट है, डुअल कोर्स है, येस नो, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बाकी सारा डिटेल्स यहाँ पे भरा रहेगा। रेगुलर में आपको रेगुलर या प्राइवेट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस, कॉशन फीस, टोटल, ये सब में क्या डालें। देखिए ये सारे फील्ड जो है यहाँ पे देखिए स्टार मार्क तो है नहीं, तो ये आपको डालना कंपल्सरी नहीं है। और जो ये रिसिप्ट है ना, जैसे आप कोई स्टूडेंट आता है तो वो फ़ी तो पेमेंट करता है, और जिसको आप रिसिप्ट, कोई तो रिसिप्ट देते हो, चालान मतलब रिसिप्ट, कुछ तो रिसिप्ट देते होंगे ना। तो वो रिसिप्ट में जो उनका नंबर है, वो नंबर यहाँ पे लिखना है। वो रिसिप्ट कौन सा डेट में आप दिए हो, वो डेट लिख देना है। और वो जो रिसिप्ट का एक फ़ोटो पीडीएफ में 200 केबी के साइज़, मैक्सिमम साइज़ इज़ 200 केबी के साइज़ में यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद उसको यहाँ पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। एक बार अपलोड हो गया, उसके बाद आप वापस से सेव एज़ ड्राफ्ट कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको क्या आएगा, डॉक्यूमेंटेशन। अब ये डॉक्यूमेंटेशन आ गया, ठीक है। तो बच्चे का आप यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट उनका अवेलेबल रहेगा वो डालेंगे। ये देखिए ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, अपलोड सिग्नेचर एक मैंडेटरी फील्ड है। तो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए क्या दिया गया है, जेपीजी या जेपीईजी में। जो भी सिग्नेचर या इमेज रहेगा वो जेपीजी में रहेगा या तो जेपीईजी में रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। उसके बाद जो भी पीडीएफ रहेगा, जो यहाँ पे तीनों में आप सर्टिफिकेट पे जो पीडीएफ डाल रहे हो, वो पीडीएफ रहेगा 200 केबी का साइज़ का, ठीक है। अब बिहार का है, नहीं है, अगर बिहार का है तो उसका प्रूफ यहाँ पे डाल के अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी फील्ड पे नहीं है ये चीज़, ठीक है। पीडब्ल्यू स्टेटस में यहाँ पे पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अगर कोई डिसेबिलिटीज़ है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड एससी एसटी है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उनका, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट करके आप सेव एज़ ड्राफ्ट करके सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद क्या होता है, ये चल जाएगा आपके लिस्ट में, ये आपके एडमिशन एनुअल की लिस्ट में चल जाएगा। लिस्ट में जाने के बाद इसको आप क्या करेंगे, इसको आप भेज देंगे आपके रेस्पेक्टेड, ये इसको आप क्या करोगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। इस रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे और नेक्स्ट करते करते फाइनल, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे,
सेव एज़ ड्राफ्ट कर लेंगे। उसके बाद लिस्ट में जाके ये चीज़ को आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे आगे जो भी आपका रहेगा। अब मैं दिखाता हूँ जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे हो गया। अब जैसे कि देख लीजिए, अभी यहाँ पे ये इन्होंने टोटल भर दिया है, एक भी बचा नहीं है, लेकिन अभी ये अप्रूव हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। एक बार अप्रूव हो जाए, तो यहाँ पे 0 नहीं दिखेगा, ठीक? अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो मान लो ऐसा सिचुएशन यहाँ से आपको लिस्ट में इतना समझ गए ना, आपको लिस्ट में आना है और लिस्ट में आने के बाद ये फॉरवर्ड कर देना है आपके। जब आप सबमिट फाइनल सबमिट कर क्लिक करते हो, तो वो सीधा चल जाता है आपके रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल सर को, ठीक? इतना ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको करना है, आपको लॉग आउट कर लेना है, प्रिंसिपल सर के में जाना है और उससे आप प्रिंसिपल सर के में जाना है, वहाँ से अप्रूव कर लेना है। अब वो अप्रूव करने का प्रोविज़न मैं आपको यहाँ पे बताना सही नहीं समझता, लेकिन अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत आए कि अप्रूव कैसे करें, सेंड बैक कैसे करें, अगर सेंड बैक हो तो ऐसे ही एडिट का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करना है और एडिट कर लेना है और एडिट करने के बाद आप वापस से फॉरवर्ड करेंगे। तो ऐसे अगर आपको इस पोर्टल पे कोई भी इश्यू आए, तो उसके लिए आप रिलेटेड मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज़ में आपको गाइड कर दूँगा। रहा बात कि बहुत सारे आईटीआई का ये है कि उनका ट्रेड शो नहीं हो, तो उनका दरअसल ट्रेड इसलिए नहीं शो हो पा रहा है क्योंकि आईटीआई सीड मैट्रिक्स जो अपलोड होता है, जो हमें सीड पोर्टल के द्वारा मिला जाता है, उसमें सीट एलोकेशंस रहता है पर्टिकुलर आईटीआई का, कि ये आईटीआई में ये ट्रेड है, जो आप वहाँ पे जैसे कि आपने आईटीआई रजिस्ट्रेशन तो कर लिए हैं, आपका आईटीआई हो सकता है रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे भी अपडेट किया हो, लेकिन क्या होता है ना, हर आईटीआई का ट्रेड के बेसिक पे सीट एलोकेशंस रहता है, ठीक है? तो जो कि सही से मैप नहीं हुआ रहते हैं। दरअसल पोर्टल पे जो आईटीआई सीट मैट्रिक्स उपलब्ध है, उसी के आधार पर आईटीआई के ट्रेड या सीट एलोकेशन की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, ठीक है? जैसे कुछ आईटीआई के मामले में ट्रेड या सीट एलोकेशन का डाटा सीट पोर्टल से अभी प्रॉपर्ली मैप्ड या उनका अपडेट नहीं हुआ है, ठीक? इसी वजह से पोर्टल पे पर उस आईटीआई की संबंधित ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि आपका ट्रेड बंद है या आपका आईटीआई का एंट्री गलत है, इससे मुख्य रूप से सीट मैट्रिक्स या सीट पोर्टल के डाटा मैपिंग या अपडेट से रिलेटेड हो सकता है। ऐसे स्थिति पे पोर्टल पे बार-बार रजिस्ट्रेशन ना ही करें। ऐसे सिचुएशन में बार-बार उस चीज़ को अपडेट ना करें। सबसे बेस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप डिपार्टमेंट विज़िट कीजिए, 4th फ्लोर पे जाइए। वहाँ आईटीआई डिपार्टमेंट में किसी से भी कनेक्ट कर लीजिए कि क्या करना पड़ेगा उनको। वहाँ उस संबंधित अधिकारी आपके आईटीआई सीट मैट्रिक्स पे ट्रेड मैपिंग को चेक करके आपको इस इश्यू का सॉल्यूशन भी बता देंगे, या आप सीट पोर्टल से भी बात कर सकते हो। ठीक है? बाकी कोई भी आगे कोई भी दिक्कत आए या आईटीआई रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस रिगार्डिंग आपको पूरा प्रोसेस बता दूँगा। बाकी आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे आईटीआई का क्यों नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है कि क्योंकि ये सीट पोर्टल से उनका सीट मैट्रिक्स का अभी तक नाम नहीं आया है, कि आपके ट्रेड में सीट एलोकेशन अभी तक मैप्ड या अपडेटेड हुआ नहीं है, इस कारण से आया है। इसका मतलब ये नहीं कि पोर्टल में कोई गलती है या आपके आईटीआई में कुछ गलत है। आप इसके लिए या तो सीट पोर्टल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप डिपार्टमेंट विज़िट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में वहाँ पे जाके आप 4th फ्लोर पे आईटीआई डिपार्टमेंट में जाइएगा, वहाँ पे कोई भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी दिक्कत पड़े तो आप बताइएगा।